ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर पे हम लोग फर्दर दो मोर ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे, टू मोर एग्जांपल्स करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कोशिश करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट हो एक दूसरे से। पहली एग्जांपल ये है जिसपे एक क्रेट है और इस पे एक फोर्स लग रही है, मगर फोर्स भी उस इंक्लाइन सरफेस से फर्दर 20 डिग्रीज अपवर्ड है। तो सवाल इज द फोर्स P is applied to a 100-pound block when it is at rest. ठीक है, रेस्ट पे ये determine the magnitude and direction of the friction force exerted by the surface on the block if P is equal to 0, P is equal to 40 pounds and P is equal to 60 pounds. और आखिरी पे what is the value of P required to initiate motion up the incline. तो बेसिकली आपको तीन सिनेरियोज दिए हुए कि P जब 0 हो तो क्या आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स होगी, 40 और 60 पे क्या होगी, और फिर बाद में पूछ रहे कि P की क्या वैल्यू होगी सच दैट कि आपके पास जो मोशन है वो अपवर्ड की तरफ स्टार्ट हो। ठीक है, इनिशिएट का वर्ड लिखा हुआ है यहाँ। उसके बाद पे आपके पास म्यू एस और म्यू के दिया हुआ है। तो होपफुली आपको पता हो म्यू एस एंड म्यू के क्या होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन होता है। ओके, तो जब इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक्स समझा समझा के इसको आगे बढ़ूं। तो जब भी आपके पास फ्रिक्शन का सवाल आता है तो सबसे पहले आपने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होती है। तो अगर आपके पास एक ब्लॉक है तो आपने बस ब्लॉक को बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अच्छा, यहाँ हमने ओके, तो ये आपकी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी जब P की वैल्यू 0 है। तो आपने ब्लॉक बनाया। अब इस पे क्या-क्या चीज़ें हम लोग इसके अंदर मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ देखें कि हमने एक ब्लॉक बनाया हुआ है। हमने उसके ऊपर N फोर्स है जो कि नॉर्मल फोर्स सरफेस उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा होता है। उसका जो वेट होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। मैं हर साल इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ और हमेशा कोई ना कोई स्टूडेंट होता है जिसने कसम खाई होती है कि ये गलती करनी ही करनी है। जो आपके पास ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट कर रही होती है, स्ट्रेट डाउनवर्ड्स। ठीक है, वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे। तो अगर आप इंक्लाइन सरफेस पे भी हैं तो आपका जो क्या कहते हैं ग्रेविटी होती है, जो वेट होता है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड इस तरह लग रहा होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है इंक्लाइन सरफेस में ना तो वेट आपका इस तरह होगा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको इसको तो फिर यूँ इमेजिन करेंगे कि अगर आप इस तरह के पहाड़ पे यूँ चल रहे हैं, जैसे ये लेट्स से आप यूँ चल रहे हैं, तो आपका वेट अगर इस तरह एक्ट हो रहा हो, फिर तो आप आराम से चलते रहेंगे, फिर तो कोई मसला ही नहीं, आप स्टीप से स्टीप पहाड़ भी आराम से चल सकते हैं। राइट, तो बेसिकली इस चीज़ को ख्याल रखें कि जो आपका वेट होता है वो डायरेक्टली नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो वेट W इज इक्वल टू mg आपका स्ट्रेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। आपकी जो P फोर्स है वो एक 20 डिग्री एंगल पे लग रही है। ठीक है, तो वो अच्छा ये ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है। तो ये भी बेसिकली इसकी ये जो लाइन है ये 20 डिग्री पे, और फर्दर आपके पास जो इंक्लाइन सरफेस है वो 15 डिग्रीज पे टिल्टेड हुआ है। अच्छा, जैसे हमने पहले बात की है टू डायमेंशन के अंदर भी हम लोग जो एक्सेस होते हैं वो हमेशा अपनी मर्जी से चूज करते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो इस केस पे अगर हम लोग ट्रेडिशनल एक्सेस यूज करते हैं तो ट्रेडिशनल एक्सेस क्या होते हैं, वो कहते हैं कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और वाई एक्सिस वर्टिकल है। राइट, तो इसके अंदर प्रॉब्लम इस पे ये होती कि आपकी जो पी फोर्स लग रही है अभी तो बस 0 है। वैसे अगर हम लोग पार्ट बी के ना जाए तो उसकी वैल्यू 40 हो जाएगी। तो जो पी है उसको भी आपने क्या करना होता, आपने उसका एक्स डायरेक्शन पे कंपोनेंट लेना होता अगर वो उसका एक्स आप हॉरिजॉन्टल ले रहे होते। फिर वाई के अंदर भी उसका एक अलग से कंपोनेंट होता है। उसी तरह आपके पास जो एन जो नॉर्मल फोर्स है उसका भी आपको एक एक्स कंपोनेंट लेना होता और वाई कंपोनेंट लेना होता। आपके पास जो फ्रिक्शन लग रही होती, फ्रिक्शन का भी फर्दर एक्स और वाई होता। तो आप देख सकते हैं कि काफी आपको बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं यहाँ।
तो इस वजह से अगर हम लोग कहते हैं कि ठीक है हमारा x along the inclined surface हो जाए और y perpendicular to the inclined surface हो जाए, तो उस केस में हमारे पास आसानी ये होगी कि f और n का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। f कंप्लीटली इस x एक्सिस के अलोंग है और n कंप्लीटली इस y एक्सिस के अलोंग है। हमें कंपोनेंट्स किस-किस फोर्स के बनाने होते हैं? हमें बेसिकली इस w का बनाना होता है y एक्सिस के अंदर और x एक्सिस के अंदर, और फर्दर हमें जो p फोर्स लग रही है उसका एक x और y के अंदर बनाना होता है। ठीक है? तो सिर्फ इस तरह करके हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं, तो अपने लिए वो आसानी हो जाती है। ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली इस तरह करके हमने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई। अच्छा, अब फ्री बॉडी डायग्राम मैंने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर जो फ्रिक्शन होती है आपकी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होती है? हमने बात की थी कि फ्रिक्शन हमेशा आपकी मोशन के ऑपोजिट होती है। ठीक है? फ्रिक्शन कभी भी आपकी उस डायरेक्शन पे नहीं होती जिस पे आप मूव कर रहे हैं, राइट? तो अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक बंदा बना है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन कभी भी इस तरफ नहीं होगी, वो हमेशा ऑपोजिट होगी। ठीक है? फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है। तो बेसिकली फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है। अब तो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो फ्रिक्शन को आप कहाँ किस डायरेक्शन की तरफ रखेंगे? तो फ्रिक्शन बेसिकली वहां होगी जहां आप कहेंगे कि वो मोशन मेरा मतलब मोशन के ऑपोजिट थी। तो इस केस पे जब p की वैल्यू 0 हो रही थी, अब हमें फॉर श्योर नहीं पता कि क्या ये नीचे की तरफ जा रहा है या क्या वो रुका हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अजम्पशन लेते हैं। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, अज्यूमिंग कि ये स्टैटिक है और ये नीचे की तरफ मूव करने वाला है। तो इसका मतलब अगर नीचे की तरफ मूव करने वाला है तो उसकी फ्रिक्शन ऑपोजिट होगी, मतलब वो अपवर्ड लग रही होगी। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अज्यूमिंग इक्विलिब्रियम, अज्यूमिंग कि आपका जो ब्लॉक है वो मूव नहीं कर रहा। अब हमने क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि अच्छा वाई एक्सिस के अंदर जो सारी फोर्स हैं, आप याद रखें वाई एक्सिस आपका ये टिल्टेड वाला वाई एक्सिस है। तो इस वाई एक्सिस के अंदर आपके पास कौन कौन सी फोर्सेज आ रही हैं? आपके पास एन आ रहा है और आपके पास डब्ल्यू है, डब्ल्यू का वाई कंपोनेंट होगा और पी का वाई कंपोनेंट होगा। मगर याद रखें पी पार्ट ए के अंदर 0 है, तो पी की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अब आपके पास कौन कौन सी फोर्सेज होंगी? आपके पास सिर्फ एक W की वाई एक्सिस की फोर्स होगी और एक N फोर्स होगी। अच्छा, जो W की वाई एक्सिस वाली फोर्स होगी उसके अंदर जो आपके पास एंगल्स का हमेशा आपने ख्याल रखना है। ठीक है, एंगल्स मैंने एक अलग से ये जो डायग्राम बनाई हुई है या नीचे, मतलब ये वाली डायग्राम, इसके अंदर आप एंगल देख सकते हैं कि ये आपके पास 15 डिग्रीज है। तो ये आपका 15 डिग्री बना। ठीक है, तो जब ये 15 डिग्री बना तो फिर जो वाई एक्सिस के अंदर, ये आपका वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अंदर जो ये वाली फोर्स होगी ये कॉस के साथ इसकी टर्म आएगी। तो जब मैं वाई एक्सिस इक्वल टू 0 रखूंगा, ठीक है, और मैंने पॉजिटिव अपवर्ड किया हुआ है, इस इस डायरेक्शन पे मैंने पॉजिटिव किया हुआ है, तो बेसिकली एन माइनस 100 जो कि आपके पास वेट था, 100 पाउंड्स अगर मेंशन हुआ है तो पाउंड्स हमेशा वेट के अंदर होता है। तो पाउंड्स डायरेक्टली आप उसको डब्ल्यू ले लें, उसको जी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 100 कॉस 15, तो एन की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब एन की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमने क्या करना है, हमने एफ की वैल्यू फाइंड करना है। एफ क्योंकि एक्स एक्सिस के अंदर हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स फाइंड करेंगे। अब समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। जब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स एक्सिस के अंदर हमारे पास सिर्फ एफ लग रहा है और हमारे पास हमारे पास एक
W का नेगेटिव एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है। तो f माइनस 100 साइन 15 इज इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अच्छा, उसके बाद एक सेकंड क्लियर कर देता हूँ मैं डायग्राम। ठीक है, एक दफा मेरे पास f आ गया, जो f क्या है आपकी, f आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है। अब इस फ्रिक्शन फोर्स को मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के साथ कंपेयर करना है। मैक्सिमम के साथ क्यों करना है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही मुझे बताएगी कि क्या मेरी बॉडी इस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो मेरी अपनी फ्रिक्शन जो आई है, क्या वो इस फ्रिक्शन से कम है या इससे ज्यादा है। अगर कम है तो इसका मतलब वो मूव नहीं कर रही, और अगर ज्यादा है तो इसका मतलब मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये assumption जो है, ये आपको मैं एक ग्राफ से समझा देता हूँ, जो हमने शुरू में ग्राफ डिस्कस की थी, ये वाली ग्राफ। ठीक है, ये वाली ग्राफ। तो बेसिकली इस ग्राफ के अंदर ये होता है कि ये आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉइंट है। ठीक है, इस मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉइंट से जैसी आपकी अप्लाइड फोर्स ज्यादा होती है, तो फिर आप किनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे आ जाते हैं, मतलब आपकी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास हम लोग समेशन एफ एक्स या समेशन एफ वाई से, या फिर एफ वाई से जब हम लोग एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उस एफ की वैल्यू हम लोग एफ मैक्स के साथ कंपेयर करते हैं। अगर एफ की वैल्यू एफ मैक्स से कम है, जैसे ये वाला सिनेरियो हो गया, इसका मतलब कि आप इस रेंज के अंदर है। ठीक है, मतलब आपकी वैल्यू यहाँ कहीं लाई कर रही है, और वो जो वैल्यू होगी वो आपको इस इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से फाइंड करेंगे। तो अगर f आपका f मैक्स से ज्यादा आ गया, ठीक है, f मैक्स आपका ये था, तो लेट्स से f मैक्स की वैल्यू आपके पास 100 थी, तो f आपका लेट्स से 150 आ गया, तो 150 ऑफ कोर्स f मैक्स से ज्यादा है, इसका मतलब कि आप इस रेंज के अंदर है। ठीक है, आप बेसिकली इस रेंज के अंदर, इसको रेंज 2 कह दें, तो आप इस रेंज के अंदर है। तो उस केस पे जो f की वैल्यू होगी ना, वो फिर हम लोग इसके थ्रू फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करेंगे। तो अभी उसकी तरफ हम लोग आते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ होनी चाहिए कि हमेशा आप एक इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे, वहां से आपके पास एफ की वैल्यू आएगी, उस एफ की वैल्यू आप एफ मैक्स से कंपेयर करेंगे, और फिर जो भी कंडीशन आती है उसको फिर हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, बैक टू आपके सवाल। ठीक है, ये हमारा सवाल, ये हमारा सवाल था। तो एफ मैक्स हमने फिर फाइंड किया। एफ मैक्स को फाइंड करने के लिए आपको म्यू एस की वैल्यू चाहिए, जो कि सवाल के अंदर यूजली हमेशा गिवन होती है, और आपने एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू हमने समेशन एफ वाई से निकाल ली थी, एन की वैल्यू ये आ रही थी। तो एफ मैक्स को हमने जब फाइंड किया, तो एफ मैक्स 24.1 पाउंड आ रहा है। अब हमने जो एफ फाइंड किया था वो 25.9 आ रहा था, विच इज मोर देन दिस, राइट। तो इसका मतलब कि जो हमने अजम्पशन ली हुई थी ना कि हम लोग इक्विलिब्रियम के अंदर है, हम लोग मूव नहीं कर रहे, वो इनवैलिड है। इसका मतलब कि हम लोग अभी मूव कर रहे हैं, हम लोग किनेटिक फ्रिक्शन की रेंज में हैं। तो किनेटिक फ्रिक्शन की रेंज का मतलब है कि अब जो आपका एफ है वो फाइंड होगा एफ के से। ठीक है, वो उसकी वैल्यू ये नहीं होगी, उसकी वैल्यू इस वाले फॉर्मूला से आएगी, और एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, और म्यू के आपका 0.2 था, एन आपका ये था, तो यहाँ से आपका 19.32 की वैल्यू आ रही है। और बेसिकली ये जो फोर्स है ये आपकी अपवर्ड लग रही है। ठीक, अपवर्ड लग रही है। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने हाथ रेस किया हुआ था तो वो देख लेते हैं। अच्छा, हाथ किसी ने रेस किया था, अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, या एंड की तरफ हम लोग रख लेते हैं सवाल। अच्छा, हनान। जी हनान, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। के साथ 15 कैसे आएगा? जी हनान, फिर से रिपीट करें। सर ये जो हमें सरफेस के साथ एंगल 15 गिवन था जी इंक्लाइन प्लेन का, जी जी, इसका ये वेट के साथ 15 डिग्री कैसे आएगा? सर ये एक्सप्लेन। ये वाला, इस वाले की बात कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको।
ठीक है, आपका ये सवाल है और एक और सवाल है, वो भी देख लेते हैं, फिर उनको साथ ही आंसर कर लेंगे। अब्दुल्ला रब्बानी ने हाथ रेज किया था मगर उसने वापस डर गया लगता है। चले, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ। सबको ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? अ, अगर नजर आ रहा है तो चैट के अंदर लिख लें। जी सर, नजर ठीक है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करूँ। तो आपका ये एक ट्राइंगल था, ठीक है, और उसके बाद जो आपका ब्लॉक था उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। उसको मेरे पास यहाँ होपफुली स्क्वायर का ऑप्शन होगा, ये रहा। और ये तो इसको रोटेट मैं नहीं कर सकता। ठीक है, फिर जो हमारा वेट है वो डाउनवर्ड इस तरह लग रहा था, ठीक है। तो ये हमारा 15 डिग्रीज था, ठीक हो गया। ओके, तो ये हमारा 15 डिग्रीज था, ठीक है। तो सवाल उनका ये था कि हनान हनान था ना, हाँ, हनान का सवाल ये था कि जो मेरे पास ये मेरा वाई एक्सिस था, ठीक है, इस वाई एक्सिस को हम लोग यूँ रखेंगे। तो ये मेरा वाई एक्सिस था, तो वो कह रहे थे कि ये आपका ये वाला जो एंगल है ये 15 कैसे हुआ, ठीक है। तो इसको मैं ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो और ये लाइन, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपने यहाँ ज़हन पे रखनी है कि जो ये जो दो लाइंस है ना, ये रेड वाली लाइन है और ये ब्लैक वाली लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। जिसका मतलब कि जो मेरा ये वाला एंगल होगा वही एंगल यहाँ होगा, ठीक है। ओके, ये 90 डिग्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि ये लाइन वर्टिकल थी। अगर ये 90 डिग्रीज हो गया, ये 15 है, तो मेरे पास ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 करें, आंसर क्या आता है? आई थिंक 75 आएगा, राइट। ठीक है, तो ये आपके पास 75 हो गया। अब ये जो 75 है और ये 90 डिग्रीज था, तो अब 90 में से 75 फिर से माइनस कर दें तो ये आपके पास दोबारा 15 आ जाता है, ठीक है। तो इस एंगल की वैल्यू 15 है। अगर आपको भी समझ नहीं आ रही तो उसको खुद से बैठ के एंगल्स के साथ खेलें तो आपको होपफुली समझ आ जाएगी। अच्छा, वापस अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं, जो कि ये थी, ठीक है। ओके, तो होपफुली वो एंगल की बात समझ आ गई। अच्छा, तो फिर हमने क्या किया था? हमने क्या था ये, इसको रिकैप करते हैं। इस पार्ट ए खत्म हो गया, पार्ट ए को रिकैप करते हैं। हमने पार्ट ए के अंदर क्या किया, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है। उसके बाद हमने हमने क्या किया, अज्यूमिंग इक्विलिब्रियम, फिर हमने इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस अप्लाई की हैं, एफ वाई एफ एक्स अप्लाई किया है। गोल हमारा ये है कि हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, एन हमारा नॉर्मल फोर्स है, और फिर हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। एक दफा एन की वैल्यू और एफ की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एफ मैक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ मैक्स की वैल्यू के अंदर एन जो हमने फाइंड किया था वो काम आएगा। तो एफ मैक्स के साथ फिर हम लोग एफ को कंपेयर करेंगे। इस तरह हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर एफ एफ मैक्स से ज्यादा है तो इसका मतलब हम लोग किनेटिक फ्रिक्शन की रेंज पे हैं। अगर एफ एफ मैक्स से कम है तो इसका मतलब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज पे हैं, और जो भी एफ की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। और अगर एफ एफ मैक्स के इक्वल है तो फिर कोई मसला नहीं, जो एफ की वैल्यू है वो एफ मैक्स की वैल्यू होगी। तो ये तीन आपके पास कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह हम लोग अपने सवाल करते हैं फ्रिक्शन के, ठीक है। और यही पूरी थ्योरी है फ्रिक्शन के चैप्टर के अंदर।
इसके अलावा जो फ्रिक्शन के चैप्टर के अंदर जो मसले आते हैं वो बेसिकली यूँ आते हैं कि आपको एंगल्स की समझ नहीं आ रही होती, आपको फोर्सेस की डायरेक्शन की समझ नहीं आ रही थी और मतलब ओवरऑल फ्रिक्शन के चैप्टर के अंदर यही सब कुछ है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं कि जब P की वैल्यू 40 है, जब P की वैल्यू 40 होगी तो अब बेसिकली इस पार्ट के अंदर और पिछले पार्ट के अंदर सिर्फ फर्क ये है कि P की टर्म आ गई है, ठीक है 40, और P के बेसिकली ये 20 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, हर पार्ट के लिए आपने अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर क्लियरली आपने एंगल इंक्लाइन शो करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने ये बनाया था। एन बेसिकली हमारा नॉर्मल टू द सरफेस लग रहा था। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपने लाजमी क्लियरली शो करने। जो डब्ल्यू था, अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डब्ल्यू हमेशा वर्टिकल होता है, ठीक है, हमेशा वर्टिकल जाता है नीचे की तरफ। तो जब हमेशा वर्टिकल होता है तो इस y और इस x एक्सिस के कंपोनेंट बनते हैं। y एक्सिस का परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और x एक्सिस का मतलब पैरेलल टू द सरफेस होगा, ठीक है। फ्रिक्शन की फोर्स अगर हमने अज्यूम किया हुआ है कि मोशन मेरा डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन मेरा अपवर्ड होगा। और आप यूं भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो आप मोशन को अपवर्ड ले लें, अज्यूम कर लें, और फ्रिक्शन आप डाउनवर्ड ले लें, ठीक है। दोनों तरीके से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने P की वैल्यू क्या थी, अब P के दो कंपोनेंट बनेंगे। P का एक कंपोनेंट होगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट होगा टुवर्ड्स वाई एक्सिस। टुवर्ड एक्स एक्सिस कंपोनेंट की क्या वैल्यू होगी, अगर ये 20 है तो 20 के साथ वाला जो होता है वो हमेशा कॉज होता है, तो ये P कॉज 40 हो जाएगा और ये P साइन 40 हो जाएगा, ठीक है, साइन 40 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वापस हम कहेंगे अज्यूमिंग इक्विलिब्रियम। फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है आपने, इक्विलिब्रियम का अज्यूम करना है। समेशन एफ एक्स या समेशन एफ वाई आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा समेशन एफ वाई को पहले फाइंड करें फिर एफ एक्स की तरफ आए, इट्स अप टू यू। बेसिकली दोनों फाइंड करने हैं आपने। तो जब हम समेशन एन फाइंड करेंगे यूजिंग एफ वाई की इक्वेशन, एक दफा टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स आपके पास आ रही हैं। तो y एक्सिस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी टर्म आ रही है, हमारे पास एक तो ये n की टर्म आ रही है जो कि पॉजिटिव y की तरफ अपवर्ड लग रही है। एक w का जो ये वाला कंपोनेंट आ रहा था ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव 100 cos 15, और उसके बाद p जो आपका अपवर्ड लग रहा था वो 40 sin 20 की वैल्यू होगी। तो यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो n की वैल्यू आप इस तरह फाइंड कर लेंगे। एफ एक्स की तरफ आते हैं, तो एफ एक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज लग रही हैं। एफ एक्स के अंदर हमारे पास बाकी वैल्यूज रब कर देते हैं, और एक तो हमारी एफ लग रही है जो कि पॉजिटिव इस डायरेक्शन पे ही है, एक पी की वैल्यू लग रही है, और एक आपके पास साइन की वैल्यू लग रही है, ठीक है। होपफुली आपने ये सब देख ली होंगी। तो अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये जो p की वैल्यू है 40 cos 20 वो यहाँ लिख लिया, w आपका नेगेटिव है, नेगेटिव साइन 15 लिख दिया, और उसके बाद नेगेटिव f लिख दिया। अच्छा, नेगेटिव f इसलिए लिखा है कि इसने अज्यूम किया हुआ है कि f डाउनवर्ड है मेरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ गलत ड्रॉ किया हुआ है, बेसिकली f इसने डाउनवर्ड लिया हुआ है, तो इसको ड्रॉ कर देते हैं प्रॉपरली। f इसने डाउनवर्ड लिया हुआ है, इसको लेबल भी कर देते हैं f, ये है। और इसका मतलब ये है कि आपने जो अपना मोशन था, मोशन को आपने एक्चुअली अपवर्ड की तरफ लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इस अजम्पशन के साथ जब मैंने f की वैल्यू फाइंड की तो मेरा 11.7 आ रहा था। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ में कहने की जरूरत है कि
एफ जो आपने अपवर्ड या डाउनवर्ड लिया होता है वो इतना मैटर नहीं करता। अगर आपने अपवर्ड लिया हुआ है तो आपका इस केस पे आंसर नेगेटिव आ रहा होता, ठीक है। फिर आपको पता चल जाता है ठीक है एफ की वैल्यू एक्चुअली डाउनवर्ड है, ठीक है। तो घबराएगा नहीं, एफ आपने मतलब कोई सी भी डायरेक्शन अज्यूम करके फाइंड कर लें, और अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब आपकी डायरेक्शन जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो आपकी डायरेक्शन से ऑपोजिट है, ठीक है। तो एन की वैल्यू फाइंड की, एफ की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद क्या स्टेप होता है हमारा? उसके बाद हम लोग एफ मैक्स फाइंड करते हैं। एफ मैक्स हम लोग यूं फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की थी, तो एफ मैक्स हमारा आ रहा है 20। तो इसका मतलब एफ मैक्स हमारा एफ से ज्यादा आ रहा है, जिसका मतलब कि जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, ग्राफ आपका कुछ इस तरह था, तो एफ मैक्स आपका यहाँ आ रहा था, राइट। तो अगर एफ मैक्स की वैल्यू मेरी 20 आ रही है और मेरा जो एफ है वो एक्चुअली 11 है, इसका मतलब कि मैं किस रेंज पे हूँ? मैं स्टैटिक रेंज के अंदर हूँ। तो इसका मतलब जो मेरी अजम्पशन है कि मैं मूव नहीं कर रहा वो सही है, और एफ की वैल्यू मेरी 11.171 है, ठीक है। दैट्स इट। और आ- आपका बेसिकली आंसर यही फाइंड हो जाता है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। अब हम लोग पार्ट सी के अंदर आ गए। तो पार्ट सी पे बेसिकली आप कह रहे हैं कि पी की वैल्यू अगर 60 है तो फिर क्या होगा? तो एग्जैक्टली exactly वही आपकी फ्री बॉडी डायग्राम होगी। अब बस 40 की जगह 60 आ गया। आपने एफ समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 अप्लाई करना है। सब कुछ सेम होगा सवाए पी की वैल्यू सिर्फ 40 की जगह 60 हो जाएगी। तो एन की वैल्यू आपकी ये आ गई और एफ की वैल्यू आपकी ये आ गई। तो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर सिर्फ 40 की टर्म चेंज हो रही है पिछली इक्वेशन में से। अब हम लोग एफ मैक्स के साथ कंपेयर करते हैं। एफ मैक्स मेरा, क्योंकि एन मेरा चेंज हो गया, ठीक है, एन मेरा चेंज हो गया तो एफ मैक्स की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक, क्योंकि एन यहाँ आ रहा है। तो एफ मैक्स मेरा अब 19 आ रहा है। तो जो मेरा एफ है वो 30 आ रहा था, तो एफ मेरा एफ मैक्स से भी आगे है, जिसका मतलब कि मेरी जो ग्राफ है, ठीक है, जो मेरा ग्राफ है, मैं ये मेरा एफ मैक्स है। तो एफ मैक्स मेरे जो एफ है वो एफ मैक्स से भी आगे है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। ये इसका मतलब यही है कि हम लोग एफ के की रीजन पे हैं। तो जब एफ के की रीजन पे होंगे, तो एफ के की रीजन पे जब हम लोग होंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एफ को म्यू के कह देंगे। तो एफ के जो एफ होगा आपका, अब वो एफ के थ्रू आएगा। तो म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू ये है, और आपका जो एफ की वैल्यू आ रही है वो 15.21 है। और ये मूव कहाँ कर रहा है? ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। डाउनवर्ड मूव, सॉरी सॉरी, ये जो एफ है आपका, एफ आपका डाउनवर्ड है, ठीक है। एफ आपका डाउनवर्ड इसलिए है कि जैसे हमने पहले बताया था कि इसने एफ को डाउनवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ बेसिकली मेरा इस डायरेक्शन पे नहीं है, एफ मेरा एक्चुअली डाउनवर्ड है, और मेरे जो मोशन है वो मेरा मोशन अपवर्ड की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली, तो पार्ट सी भी हमारा यहीं खत्म हो गया। ओके, पार्ट डी मैंने नहीं किया हुआ, तो पार्ट डी डिस्कस कर लेते हैं। कि पार्ट डी जो आपका है कि व्हाट वैल्यू ऑफ पी इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट मोशन अप द इंक्लाइन। अच्छा, टू इनिशिएट मोशन अप द इंक्लाइन का क्या मतलब है? इनिशिएट मोशन का मतलब ये होता है कि आपका मोशन अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ मगर स्टार्ट होने वाला है। और ये वाली जो कंडीशन होती है कि आपका मोशन अभी स्टार्ट होने वाला है, वो आपकी कब होती है? वो बेसिकली तब होती है कि जब आप बेसिकली अपनी जो आपकी जो ग्राफ होती है, आप अपनी ग्राफ के अंदर इस पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि आप हल्का सा पी को ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे, हल्का सा पी की वैल्यू हल्की सी भी इंक्रीज हुई तो अब आप मोशन की रेंज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द प्लेस जिसपे आपका मोशन इनिशिएट होने वाला होता है।
अक्सर आपने एग्जांपल्स के अंदर देखा होगा वो वहां यूज करेंगे वर्ड इम्पेंडिंग, तो आपका मोशन इम्पेंडिंग है, ठीक है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है अभी होने वाला। तो इसका मतलब कि आपकी जो एफ की वैल्यू है, मतलब पार्ट डी के अंदर एफ की वैल्यू ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसका मतलब आप बेसिकली इस रेंज पे हैं। तो बेसिकली आपका जो एफ होगा दैट विल बी एफ मैक्स, ठीक है, एफ मैक्स। और एफ मैक्स की वैल्यू आप म्यू एस एन से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारी इक्वेशंस हैं, मतलब ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है, ये दो हमारी इक्वेशन आई थी। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर ये पार्ट डी की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, पार्ट डी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट डी के अंदर बेसिकली यहाँ मेरे पास पी आना है। अच्छा, ठीक है, मैं एक मिनट। तो ये वाली आपकी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आप बेसिकली पी आपने फाइंड करना है। तो पी इज द अननोन दैट यू हैव टू फाइंड। अच्छा, एन की वैल्यू हमें नहीं पता अभी, क्योंकि हमें एफ की वैल्यू क्लियर नहीं है। ओके, इस वाली इक्वेशन से, अच्छा, इससे वाली इक्वेशन पे पी की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ मेरा क्या था, मैंने क्या था पार्ट डी के अंदर, पार्ट डी के अंदर एफ इज इक्वल टू एफ मैक्स। अच्छा, क्लास खत्म होने वाली है, तो क्लास को यहीं स्टॉप करके हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करते हैं।